Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. And good afternoon, ma'am. मैंने कल के लेक्चर में तुम्हें पैरेलल फोर्स सिस्टम में 3 कंसेप्ट एक्सप्लेन किए थे। हेरिक्नॉट्स थ्योरम, 2 प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जिसको हम लॉ ऑफ मूवमेंट बोलते हैं, एंड देन उसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल तुम्हें करवाए थे। एक न्यूमेरिकल है ये लास्ट, देन ये आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी, फर्स्ट यूनिट। मतलब फर्स्ट अब ये वाला न्यूमेरिकल है, इसमें है अ बीम AB ऑफ लेंथ। ये विजिबल है सबको? पहले तो ये बताओ। Yes, ma'am. इसमें क्या है, एक बीम है हमारी। बीम क्या है? ये AB बीम है 2 मीटर लेंथ की। इसको यहाँ पर क्या किया हुआ, फिक्स तो नहीं है, हिंज सपोर्ट लगाया हुआ है मैंने, फिक्स सपोर्ट नहीं है। और बी पर ये सपोर्टेड है एक कॉर्ड के थ्रू, जो कि क्या कर रहा है, वो पुलिस के क्रॉस क्या कर रहा है, पास कर रहा है। फ्रिक्शन लेस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यू की वैल्यू 0 लेंगे। देन इसमें क्या है, ये 50 किलो न्यूटन का लोड जो है कैरी कर रहा है, जैसे 50 किलो न्यूटन लोड कैरी कर रहा है। अब पूछ क्या रहा है, डिटरमिन द पोजीशन ऑफ 100 किलो न्यूटन लोड ऑन द बीम इफ इट इज टू बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल कंडीशन। अब क्या है कि एक तो लोड हमने यहाँ लगाया हुआ है, एक लोड हमने यहाँ लगाया हुआ है पुली के अक्रॉस 50 किलोमीटर का। अब ये बोल रहा है कि 100 किलो न्यूटन की जो लोड है उसको मैं किस पोजीशन पे रखूं, सो दैट जो मेरी ये बीम है वो मेरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे। ठीक है। ऑल्सो डिटरमिन द रिएक्शन एट द हिंज एंड, और मुझे यहाँ पे जो RA है, RA की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। अब इसमें क्या करोगे, तुमने ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे रिएक्शन फाइंड आउट करनी है इस एंड पर, जो कि ये हिंज सपोर्ट लगा हुआ है। अब इस सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लगाओगे, जैसे ये यहाँ पे इसमें बनाया हुआ है डायग्राम, ये बॉडी डायग्राम बनाया है ना यहाँ पे। अब पुली सपोर्ट के क्वेश्चन तुमने 11th में किए हुए हैं कि मतलब पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें क्या दे रखा है, एक ये पुली है और एक ये पुली है। तो पुली में क्या होगी, स्ट्रिंग के क्रॉस टेंशन डेवलप होगी। तो अब अगर हम सिग्मा वाई की कंडीशन लगाते हैं, सिग्मा एफ वाई की कंडीशन, क्योंकि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो एफ वाई क्या होगा, 0। तो अब 2t किसके इक्वल होगा, 50 किलो न्यूटन के। और तो कोई इस पुली में फोर्स नहीं लग रहा, एक टी यहाँ पे आया और एक टी यहाँ पर आया, वही सेम टेंशन इस वाले में भी आएगी। फ्रिक्शन है नहीं, अदरवाइज हम फ्रिक्शन फोर्स भी कंसीडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेंशन फोर्स हम कंसीडर करेंगे इस केस में। तो ये वाली कंडीशन लगा दी इक्विलिब्रियम कंडीशन की, एंड देन टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। एक बार ना आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा एक्सप्लेन Yes, कर ma'am. दिया है तुम, यस मैम। मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है अबाउट दिस फ्री बॉडी डायग्राम, एंड इसका फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें ये विजिबल हो गई। अब मुझे तुम क्या करो, इसका आंसर बताओ कि क्या होगा, एक्स की वैल्यू बताओ, एंड देन ए पॉइंट पर रिएक्शन बताओ। विजिबल है तो देख लो अच्छे से। कर रहे हो सॉल्व? Yes, ma'am. कर लो।
मैम एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, थोड़े इशू हो रहा है सॉल्व करने में। इसमें क्या है, एक बीम लगी है यहाँ पर AB, जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, ठीक है। अब इस वाले एंड यानी आपकी A आवाज एंड नहीं पर आ रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि जो बीम है हमारी AB बीम है 2 मीटर लेंथ की, ये एक एंड पर हिंज सपोर्ट लगा हुआ है और दूसरे एंड पर क्या है, ये पुली के अक्रॉस लगी हुई है। एक पुली है ना और एक ये पुली है ना, जो ये वाला पुली है इसके अक्रॉस हमारा 50 किलो न्यूटन का एक वेट कैरी किया हुआ है। मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, डिस्टरबेंस हो रही है आपकी आवाज में बहुत। मैंने ये बोला है, ये मेरी एक बीम है AB, बीम कह लो या रॉड कह लो। अब 2 मीटर लेंथ की यहाँ पर एक हिंज टाइप का सपोर्ट लगा हुआ है और यहाँ पे 2 पुली लगे हुए हैं मेरे। एक पुली के अक्रॉस क्या लगा हुआ है, मैंने एक वेट कैरी किया है 50 किलो न्यूटन का। अब वो ये पूछ रहा है मुझसे, किसी भी जगह फ्रिक्शन नहीं है, सब हर जगह फ्रिक्शन लेस है ये। अब 100 किलो न्यूटन की पोजीशन पूछ रहा है, सो दैट ये जो मेरी बीम है वो क्या रहे, हॉरिजॉन्टल रहे। अगर ये सपोर्ट मैंने इधर की साइड लगा दिया कहीं, तो क्या होगा, सारा का सारा सपोर्ट क्या होगा, इसके CG से राइट साइड में हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रहेगी। तो इसलिए वो पूछ रहा है कि इस 100 किलो न्यूटन जो वेट है उसको मैं कितने डिस्टेंस पे रखूं, सो दैट मेरे जो ये बीम है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे। ठीक है, अब मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन ये किया अबाउट फ्री डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने कि हर स्ट्रिंग के अक्रॉस क्या आ रही है, टेंशन वाली कोई। 1/2 आएगा, 1/2 आ रहा है क्या? किसका? x उसका की वैल्यू, x की वैल्यू, हाँ। एक सेकंड, हाँ ठीक है। रिएक्शन भी बताओ, यहाँ पर रिएक्शन कितने आएंगे जब x आ गया, तो रिएक्शन भी पता चल ही जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि अब तुम मूवमेंट से निकाल लोगे। मैम 0.2 0.5 आ रहा है क्या? जस्ट 0.5 आ रहा है, कैसे निकाला है? मैम कैसे निकाला है वही तो पूछ रही हूँ, कैसे फाइंड आउट किया एक्स की वैल्यू, ये पूछ रही हूँ। मैम हमने क्या करा है, पहले कंसीडर करा है, डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम है। ओके मैम। अच्छा, और क्या नाम है मैम, जो हमने नीचे बॉक्स है 50 के एंड का। हाँ हाँ हाँ, फिर हमने मैम टेंशन निकालनी है, टेंशन है। हाँ, तो ठीक है, हमने क्या टेंशन करा की है, वैल्यू आ गई। हाँ ठीक तो है, मैम टेंशन की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या नाम है, फिर हमने क्या करा है, फिर मैम हमने क्या करा है, जो हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो हम हाँ एक्स हाँ कैसे निकाल सकते हैं, टेंशन को हाफ कर देंगे, अगर उससे हमारा वो आ सकता है। कि अगर मैं उसका पूरा फॉर्मूला बताऊं मैम, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका पूरा क्या नाम है, क्या नाम है, नीचे क्या था, 50 × 2 डिवाइडेड बाय 2 × 100। ये क्या कर रहे हो, ये टेंशन का हाफ क्यों किया है? अरे नहीं मैम, ये तो Q/2 है ना, ये तो Q वो हो गया ना, क्या नाम है, ये 50 का हाफ करा है ना मैंने। अच्छा ठीक है, तो उससे तो टेंशन आ गई। हाँ टेंशन आ गई। फिर मैम हाँ इसका सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ जो सबको समझ आ गई, 50 × 2/2 × 100। तो मैम इसका आंसर आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 100। भाई यार लगाया क्या मैंने है, डिवाइड मूवमेंट की बहुत दिया था इक्वेशन पहले। लगाई है ना, हाँ, हम सही तो हाँ कह रहा है। मूवमेंट मैम लगाया सही ना में। इस पॉइंट के अक्रॉस। हाँ ठीक है, तो मैम मूवमेंट लगाया है, तो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा होगा तुम्हारा। ठीक है, तो इस पॉइंट के अक्रॉस मूवमेंट मैंने लगाया है। और मूवमेंट कैसे निकालते हैं, सपोज ये वाला फोर्स मेरा कितना है, 100 किलो न्यूटन। ये फोर्स मेरा क्या, 100 किलो न्यूटन एक्स डिस्टेंस पे। तो इसकी वजह से जो मूवमेंट आएगा वो कैसा होगा मेरा, क्लॉकवाइज। और जो ये है मेरा 25 किलो न्यूटन का जो फोर्स है, इसकी वजह से जो आएगा वो क्या होगा, मूवमेंट इतना। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो सिग्मा एम क्या होना चाहिए मेरा, 0। यही लगाया तुमने कंसेप्ट, यस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ मैम मैं ये वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन तो ऑलरेडी यूज हो चुकी है मेरी। अब सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरी ये है,
तो अब इसमें क्या आएगा मेरा 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 2, तो क्या आ गया 50/100। 50/100 का मतलब कितना होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। 0.5। ठीक है, तो अब मुझे इसकी पोजीशन पता चल गई कि ये लोड कहाँ लग रहा है, ½ मीटर पे। अब उसने क्या पूछा है मुझसे, अब उसने मुझसे पूछा है कि इस एंड पर रिएक्शन बताओ। ये इन दोनों के अलावा बाकी सबको क्लियर है कि ये क्या करा है मैंने यहाँ पर, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी है। ये कंडीशन पता होनी चाहिए तुम्हें, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये। पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन ये हो गई, दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई, तीसरी ये होती है, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन होती है मेरी सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, बट उसकी कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब एंड पॉइंट सॉरी एंड ए पर हमें क्या क्या बोल रहे हो प्लीज। मैम सॉरी मैम, वो माइक ऑन हो। एंड ए पर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रिएक्शन। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एच इसका एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, बट ये मेरा क्या आएगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। और अगर मैं सिग्मा एफ एक्स की कंडीशन लगाती हूँ फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो उसके थ्रू मेरे पास क्या आ जाएगा, एच ए क्या आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि और कोई फोर्स तो है नहीं मेरे पास, और कोई फोर्स नहीं है मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये क्या आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास, अब मैं लगाऊंगी ये वाली कंडीशन दोबारा, एफ वाई वाली। ठीक है, इस एफ वाई से तुम क्या निकाल सकते हो, वी ए की वैल्यू कितनी आएगी 75। बोलो कुछ, मेरी आवाज आ रही है। Yes, V is ma'am. equal to 100 minus 25. 75 कैसे आया, ये समझ आया। 100 minus 25। हाँ ठीक है मैम, आ गया समझ। क्यों, क्योंकि क्या है, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा मेरा, एक फोर्स ये लग रहा है और दूसरा फोर्स ये लग रहा है मेरा, सॉरी एक फोर्स ये वाला लग रहा है और एक ये वाला लग रहा है, और एक जो लग रहा है ये भी अपवर्ड लग रहा है। अब और तो कोई फोर्स है नहीं इस पर इसके अलावा, तो सिग्मा एफ आई लगाएंगे अगर हम, तो उसके थ्रू क्या आ जाएगा मेरे पास कि ये वाला फोर्स भी कितना होना चाहिए 75। 75 प्लस 25 100, और 100 ऊपर लग रहा है 100 नीचे लग रहा है, सो दैट एफ वाई क्या हो गया 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरी मेंटेन होगी। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद मूवमेंट की कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन तुम्हें तीनों पता होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी आनी चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में पूछेगा क्योंकि स्टैटिक्स है, डायनेमिक्स नहीं है कि हाँ तुम्हें एक्सेलरेशन पूछ रहा है या फिर कुछ फोर्स की वैल्यू वगैरह पूछ रहा है वो तुमसे। तो यहाँ पर तुम्हारा जो फर्स्ट यूनिट का पोर्शन है वो तो तुम्हारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट है तुम्हारा फ्रिक्शन। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो मुझसे। इसमें तुम्हें दो टाइप के फोर्स सिस्टम थे, एक तो कॉन्करेंट था कोप्लेनर में ही, और कोप्लेनर में ही तुम्हारा नॉन कॉन्करेंट था। जो कॉन्करेंट था उसमें मैंने तुम्हें लेनिस थ्योरम एक्सप्लेन करी थी, अगर 3 फोर्सेस हैं। अदरवाइज अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, लेनिस थ्योरम F1 अपॉन साइन ऑफ θ1, F2 अपॉन साइन θ2, F3 अपॉन साइन θ3, ये वाला कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बारी। देन उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट है कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सॉरी सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं और सिग्मा एफ वाई निकाल लेते हैं, फिर उसका रिजल्टेंट लगा लेते हैं हम, कैसे, जो कि पैरेललोग्राम लॉ है, वेक्टर एडिशन ऐसे करते हैं। उसके बाद हमारा क्या था, फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट, जो कि अभी यूज ही हो रहा है हर क्वेश्चन में, और 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन। बस यही है जो मैंने अभी तक करवाया है तुम्हें उसमें। ठीक है, वेरिग्नोन थ्योरम की एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए तुम्हें क्या होता है, लॉ ऑफ मूवमेंट तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पता होनी चाहिए तुम्हें क्या होती है। और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशन बताई थी कि इक्विलिब्रियंट क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, वो 1-1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं मिड टर्म एग्जाम में।
इज दैट ओके? ओके मैम, यस। नेक्स्ट है सेकंड यूनिट का है ये फ्रिक्शन पार्ट। फ्रिक्शन मैम तो फर्स्ट यूनिट के नोट्स शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है। मैम क्लासरूम भी बना दो। हाँ मैं क्लासरूम बना रही हूँ और मैं तुम्हें एक असाइनमेंट भी शेयर कर रही हूँ, मतलब नोट आजकल शेयर मैं कर शेयर कर देना। दूंगी। नोट्स में इज इट ओके जो जिससे मैंने पढ़ाया है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है, थियोरेटिकल पोर्शन इसमें कुछ ज्यादा नहीं है कि अलग से कुछ देना पड़े मुझे। जो जो मैंने बोला है वही है इसमें, तो मैं ये शेयर कर दूंगी। इनकेस किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन। अब कोई मुझे ये बता दो कि फ्रिक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। ये सब तो 11 से पढ़ते आ रहे हैं। बोलो। मैम फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। नेसेसरी एविल, अच्छी डेफिनेशन है। नेसेसरी भी है और वो एविल भी है। और कोई? मैम फ्रिक्शन मतलब हम विदाउट फ्रिक्शन के वॉक नहीं कर सकते। मतलब ये है Ma'am, कि friction is a backward force which opposes the object. Ma'am, यस ma'am, friction is a force which always which acts opposite in the direction of the motion of the object. Yes, ma'am. यस, मतलब ये है, इसको डिफाइन करने के कई सारे तरीके हैं और ये एडवांटेजेस भी होता है, डिसएडवांटेजेस भी होता है। एडवांटेजेस जैसे किसी ने एक्सप्लेन किया कि हम वॉक करते हैं तो उसमें हेल्प करता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि जैसे डिसएडवांटेजेस बताना। मैम ये मैम हमको कभी भी क्या नाम है, इट कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ द मशीन। यस यस, तो क्या होता है, एनर्जी का Yes, लॉस ma'am. होता है इसकी वजह से। जैसे बेयरिंग्स में, गियर्स में, वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से लॉस होता है। लेकिन मशीन फ्रिक्शन, खराब भी हो सकती है मैम, उससे हम उसको हाँ यस, ग्रीसिंग मैम जैसे वगैरह देना पड़ता है। पाइप में हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें भी क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर लॉस होता है। मैम ठीक कल है। लैक ऑफ Yes, फ्रिक्शन की ma'am. वजह से कई बच्चे फिसल गए होंगे बारिश में। अच्छा, यस Yes, तुमने ma'am. पढ़ा भी है। ये मैम यस Ma'am, मैम। energy भी waste होती है। सही बात। यस यस यस, ठीक है। बट वहीं पर जैसे हमारा रोप ड्राइव होता है, जो मैं अभी इसमें एक्सप्लेन करूंगी, क्वेश्चन आता है उससे T1/T2 = e⁻μ थीटा। बेल्ट एंड रोप ड्राइव में क्या होता है, हमें फ्रिक्शन चाहिए होता है, अदरवाइज क्या होगा, मूव ही नहीं करेगी बेल्ट के ऊपर। वो पुली के ऊपर बेल्ट ही नहीं मूव करेगी, फ्रिक्शन है जब तो मूव करेगी, अदरवाइज तो क्या होगा, Yes, स्लिपिंग ma'am. होगी, स्लिपेज होगी उसके बीच में। ठीक है, तो एक कुछ वैल्यू हमें फ्रिक्शन की चाहिए होती है वहां पर बेल्ट एंड रोप ड्राइव में। और बेल्ट एंड रोप ड्राइव का तुम्हें पता ही है फंक्शन क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है ब्रेक्स में हमें चाहिए होती है। क्लचेस होते हैं हमारी जो कार्स में लगते हैं, वहां पे हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एडवांटेजेस भी है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, सबसे पहले तो तुम्हें दो टाइप के फ्रिक्शन पता होंगे, एक होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है, जैसे सपोज ये मेरा एक ब्लॉक है, ये एक प्लेन पर रखा हुआ है, अब इसका क्या कर रहा है, एक वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब मैंने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया P, एक्सटर्नल फोर्स, तो अब ये क्या करेगा, क्या ये एकदम से मूव करना स्टार्ट कर देगा। सपोज मैंने इस पे 1 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन लगाया, तो इसको एक पर्टिकुलर फोर्स पे ही तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा, उससे पहले ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो ये रेजिस्टेंस कौन दे रहा है, ये रेजिस्टेंस दे रहा है एक बैकवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि तुमने अभी बताया। बट स्टैटिक कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वो फ्रिक्शन है जो अपनी वैल्यू को क्या कर लेता है,
एडजस्ट करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ही क्या करता है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होती है, जितना मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसके इक्वली कर लेगा ये अपने आप को, जो कि ये डायग्राम रिप्रेजेंट भी कर रहा है। जैसे ये डायग्राम क्या बोल रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या कर लेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, वो भी अपने आप को 1 न्यूटन का कर लेगा। ठीक है, मैंने 2 न्यूटन का लगाया तो वो भी 2 न्यूटन को कर लेगा, 3 न्यूटन का लगाया वो भी 3 न्यूटन का कर लेगा। अब ये वैल्यू जो है जिसपे ये ब्रेक करेगा वो डिपेंड करता है कि जो सरफेसिस है, सरफेसिस का नेचर कैसा है, क्योंकि हर सरफेस की फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। जो रफ सरफेस होगी फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, जो स्मूथ सरफेस होंगी उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अब इसमें क्या है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन की वैल्यू है जब तक मेरा जो कोई भी ब्लॉक कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो उस पर अगर मैंने फोर्स लगाया तो वो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेगा किसके इक्वल, जो एक्सटर्नल फोर्स है। इसी वजह से जो ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, y=mx + c की इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है, जितनी वैल्यू p की उतनी वैल्यू f की। बट एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट पर क्या होती है, इम्पेंडिंग मोशन होता है, एक फिजिक्स में डिफाइन करते हैं जस्ट स्टार्ट टू इम्पेंड, मतलब ये क्या है कि वो ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज ऑफ मोशन। तो उस पॉइंट पर क्या होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसकी जो वैल्यू होती है हमारी वो ड्रॉप कर जाती है थोड़ी बहुत, एंड देन उसके बाद ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब इसके बाद कांस्टेंट का रहने का मतलब है कि सपोज अगर मैंने 50 न्यूटन लगाया और उसकी लिमिटिंग वैल्यू थी 25 न्यूटन, 25 किलो न्यूटन या न्यूटन जो भी मैंने बोला है अप्लाइड फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग, अब उसकी वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, अप्लाइड फोर्स कितना भी लगाओ, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन, जो कि ये रहा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये समझ आ गया, ये तुमने 11th में पे तुमने पढ़ा हुआ है कि 3 टाइप के हैं। एक तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या कर लेता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग। एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो ये 1 पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 2 to 3 के बीच का जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो होती है हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी जब मेरा जो है ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, अब ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ गया उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो वैल्यू, उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसके कुछ ये कई बार ना 1-2 मार्क्स में टीचर दे देते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करो, ये सब तो नहीं देते, खैर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये पूछ लेते हैं क्या होता है कि जैसे ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ सरफेसिस जो कांटेक्ट में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि जैसे मैंने बताया वुड के केस में अलग लगेगा, मान लो अगर मेटल के हैं तो उसमें अलग लगेगा, और उनके बीच में अगर मैंने फ्लूइड डाल दिया कोई या लुब्रिकेंट डाल दिया उस केस में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स अलग लगेगा। तो वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ कांटेक्ट कैसा है। नेक्स्ट है हमारा, क्या ये एरिया पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है क्या, बोलो। नो मैम। नो मैम। ये सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कांटेक्ट, मतलब उनका जो सरफेस का नेचर कैसा है। मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि वुड का है, मेटल का है, या उसके बीच में कोई लुब्रिकेंट डाला हुआ है हमने, तो वो नेचर पे डिपेंड करता है। अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, प्लस पैसिव फोर्स होता है। ठीक है, ये सब है। अब उसमें क्या होता है, तुम्हारे 2 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, एक तो ड्राई फ्रिक्शन होता है और एक फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है, ड्राई फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब जिनके बीच में कोई भी लुब्रिकेंट या कोई भी किसी भी टाइप का फ्लूइड नहीं है। जैसे मेरा क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है,
किस फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, स्लाइडिंग की या रोलिंग की? स्लाइडिंग की। स्लाइडिंग की ज्यादा होती है और रोलिंग की कम होती है। जैसे हम बॉल बेयरिंग्स होते हैं, वहां पे मेरा कौन सा लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वहां पे पॉइंट कांटेक्ट है, और वहां पे क्या है, एरिया कांटेक्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। स्केट्स के वो जो होते हैं ना टायर उसके अंदर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या मैंने बताया, ड्राई फ्रिक्शन में जो कांटेक्ट में सरफेसेस है उनके बीच में कोई भी लुब्रिकेंट नहीं है, लेकिन मान लो अगर मैंने उनके बीच में कोई लुब्रिकेंट डाल दिया, वो लुब्रिकेंट पे डिपेंड करता है कि मैंने थिन लेयर डाली है या फिर थिक लेयर डाली है। जो थिन लेयर होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो मेटल टू मेटल का कांटेक्ट है वो तो नहीं होता, बट उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो विस्कस भी नहीं होता। विस्कस फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि जो फ्लूइड की लेयर है ना वो ही एक दूसरे को रेजिस्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। एक होती है, इसी को बोलते हैं हम विस्कस या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। इसमें मेटल टू मेटल कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे बेरिंग्स होते हैं कई टाइप के, उस बेरिंग्स में हम क्या करते हैं, फ्लूइड की लेयर होती है, जैसे कई बार ग्रीस भी तो करते हैं। अगर वही लुब्रिकेंट की लेयर अगर मेरी मान लो थिक है तो उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने की वजह से नहीं लगेगा, वो फ्लूइड के वजह से ही फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा उसमें अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉसेस हो जाएंगे मेरे। जो भी मैंने मान लो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो एनर्जी क्या होगी, मेरी वेस्ट होगी टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन फोर्स। बट ये रिक्वायर भी होते हैं हमें। क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? मैम वेयर एंड टियर प्रिवेंट करते हैं। यस, वियर एंड टियर पे। अदरवाइज क्या होगा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट आने की वजह से कि जो मेरा वो होगा, क्या कहते हैं, कोई भी कॉस्टली पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। स्टैटिक एंड डायनेमिक मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ये वही है कि जो फ्रिक्शन है दैट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस एंड इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जब इम्पेंडिंग मोशन है, यानी इम्पेंडिंग मोशन मींस दैट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, कि जो मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फोर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ही मूव करना स्टार्ट होगा। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज मैक्सिमम एट द इंस्टेंट ऑफ इम्पेंडिंग मोशन। उससे पहले क्या करेगा, अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक। ये जो थर्ड वाला है ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू एन होता है। तो म्यू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एन। एफ अपॉन एन का मतलब क्या होगा, ये होता है ना हमारा फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, जिसमें एन क्या होती है, एन कह लो या फिर इसे आर भी कह सकते हैं। ये क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन। ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स है, ये मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है। उसके बाद है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, यानी रफ है स्मूथ है। अब एक चीज होती है वेलोसिटी का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन लो वेलोसिटी पे तो खैर फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती वेलोसिटी पर, कि हम कितनी भी वेलोसिटी दे दें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू पर। लेकिन क्या होता है कि जैसे हायर स्पीड होती है उस केस में क्या होती है, इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशन कैरी करता है, वो भी स्क्वायर की पावर में। तो ये क्या बोल रहा है, स्लाइड रिडक्शन इन फ्रिक्शन अकर्स व्हेन द स्पीड्स आर हाई। तो यानी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके, इनवर्सली। ठीक है। जैसे जैसे ये वैल्यू हमारी ज्यादा हो गई तो फ्रिक्शन की क्या होगी, वैल्यू कम होगी। ठीक है। उसके बाद यही है फ्रिक्शन फोर्स, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हमारा। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो म्यूएस की वैल्यू होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो उसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये होगा हमारा
म्यू एस एंड दिस इज म्यू के। तो म्यू एस ज्यादा होगा, म्यू के ज्यादा होगा? म्यू एस है स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू के है काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, म्यू एस की या म्यू के की? बोलो, लिखा भी है इस स्लाइड में कहीं पर। मैक्सिमम किसकी मैक्सिमम? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक्चुअली मैक्सिमम होती है, मैंने बताया था ना, ग्राफ में दिखा भी रहा था वो। तो जब एफ एस की वैल्यू ज्यादा है तो म्यू एस की वैल्यू तो ज्यादा होगी, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में कांस्टेंट है, बट जो ये वाली वैल्यू है न्यूमरेटर में एफ एस और एफ एस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है एफ के से, जो कि ग्राफ में दिखाया भी था, जिसकी वजह से क्या होगी, म्यू एस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये अलग अलग सर्फेसिस के लिए अलग अलग वैल्यू दे रखी है, जैसे मेटल है, वुड का वुड के साथ है तो इतनी वैल्यू है, मेटल है मेटल के केस में इतनी वैल्यू है। ये सब तो तुम्हें मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में गिवन होंगी ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में। नेक्स्ट है टोटल रिएक्शन। अगेन जैसे ये तुम्हारा क्या है, एक डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या बता रहा है ये कि सपोज ये मेरा क्या है, एक ब्लॉक है, ये इसका वेट क्या लग रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये अप्लाइड फोर्स है P, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एक बिकॉज ऑफ दिस एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब R और F का जो रिजल्टेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन दोनों बोल नहीं सकते उसको, क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्शन वर्ड ऑलरेडी यूज हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन के नाम से। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल रिएक्शन। और इस रिजल्टेंट का इसके साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये तुम्हें रिलेशन जहां तक है मुझे पता है, मतलब ये 11th में तुमने पढ़ा ही हुआ है, म्यू इजिकल टू tan फाई होता है, जिसमें कई बार वो एंगल दे देता है तो तुम्हें म्यू की वैल्यू निकालनी होती है, वो म्यू की वैल्यू देता है उससे तुम्हें एंगल निकालना होता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा tan फाई। अभी tan फाई आया कैसे है, ये देख लो, ये डायग्राम बना दिया इसने, ये मेरा फाई है, जो मेरा एफ है उसको मैं इससे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एफ अपॉन आर क्या हो जाएगा, tan फाई है। अब tan फाई निकाल लिया तो वहां से मेरे को क्या मिल जाएगी, म्यू की वैल्यू, एफ अपॉन आर को या फिर से tan फाई को। एक चीज होती है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है हमारा, पता नहीं। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, सपोज जो लास्ट वाला था ना, ये मेरा ब्लॉक क्या था, हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ था, जो ये लास्ट वाला है ये क्या रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल उसमें रखा हुआ है। अब सपोज ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। जैसे सपोज ये एक सरफेस है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये ऐसे जैसे रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इस प्लेन को जिसके ऊपर ये रखा हुआ है इसी को मैंने क्या कर दिया, ऐसे थोड़ा सा टर्न कर दिया, तो ब्लॉक क्या रह गया, ब्लॉक ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब वो ये पूछ रहा है कि जिस एंगल पर ये जो है मेरा नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ at that instant when this block just start moving, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। वही सब ऐसे लगेगा, इस पे वेट ऐसे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी हमारी, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, ऐसे लगेगा इसके ऊपर, ये सब है। तो क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज,
इसका भी तुम एक्सपेरिमेंट भी करोगे नेक्स्ट लैब में। ये रहा, ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था, मैंने क्या किया, इस प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब कितना मैं टिल्ट करूं कि ये जो मेरा ब्लॉक है ये जस्ट स्टार्ट करे मूव करना, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। जिस एंगल पे ये क्या करता है, स्टार्ट करता है, कहते हैं ना इम्पेंडिंग मोशन, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब उस एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू क्या आएगी, उस एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू होती है जो ये थीटा होता है, सॉरी फाई होता है। फाई क्या है मेरा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्लियर है सबको कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? यस मैम। यस मैम। इसमें मान्या है या याशिमा है, कौन है दोनों में से? मान्या। मान्या मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो प्लीज। ओके मैम। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है हमारा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन एंगल के इक्वल है, एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट इज, अब ये एक न्यूमेरिकल है, जितना था कंसेप्ट वो सब कंसेप्ट तुमने रिपीटेटिव ही है क्योंकि 11th में ऑलमोस्ट तुमने सब पढ़ा हुआ है। अब एक ये ब्लॉक है, इसको करने से पहले तुम एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। ये देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास 25 kg इज, कितने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए? A block of mass 25 kg is at rest on a horizontal floor.